जय हिंद दोस्तों। बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम यूनिट 5 एमपीपीएससी प्री एमजीआईसीएस अर्थात महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट की 2026 की टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर रहे थे। इसमें हमने यूनिट 5 उठाई थी। यूनिट 5 में एमपी पॉलिटी को हम कवर कर रहे थे। इससे पहले हम यूनिट 4 जिसमें एमपी जियोग्राफी थी वो कंप्लीट कर चुके थे। यूनिट 5 भी हम 4 पार्ट लगभग 80 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हमारा लास्ट पार्ट रहेगा। यूनिट 5 के बाद हम उठाएंगे यूनिट 10 जिसमें जनजाति से संबंधित चीजें हैं और उसे भी हम यूनिट 4 और यूनिट 5 की तरह ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो बिना देरी किए हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला हमारा क्वेश्चन है, सुंदरलाल पटवा राष्ट्रीय नगर प्रबंधन संस्थान का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? जबलपुर में, पचमढ़ी में, भोपाल में या फिर ग्वालियर में? तो सबसे सुंदर क्या है हमारा? भोपाल है। सुंदर क्या है? भोपाल है। तो सी, सुंदरलाल पटवा जो राष्ट्रीय नगर प्रबंधन संस्थान है उसका गठन कहाँ किया जा रहा है? निर्माण भोपाल में किया जा रहा है। ठीक है। भोपाल में भौरी में सुंदरलाल पटवा राष्ट्रीय उद्यान का गठन। इसमें लागत कितनी है? 45 करोड़ रुपए। विकासकर्ता नगरीय विकास एवं आवास विभाग है। कौन सा विभाग है? नगरीय विकास और आवास विकास, आवास विभाग। इसके संस्थान के निदेशक है कैलाश वानखेड़े तथा संसद के नगरीय निकायों के कामकाज में पारदर्शिता। इसका जो उद्देश्य है, जो नगरीय निकाय उसके कामकाज में पारदर्शिता लाना, जवाबदेही, जन भागीदारी के साथ विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के आधार पर निम्नलिखित में से क्या सही है? ठीक है। तो धारा 6, प्रत्येक गांव के लिए एक ग्राम सभा होगी। इस ग्राम सभा का हर सदस्य एक वह व्यक्ति होगा जिसका नाम ग्राम सभा की सदस्य सूची में वर्णित है। धारा 8, ग्राम पंचायत खंड के लिए जनपद पंचायत, जिले के लिए जिला पंचायत का गठन किया जाएगा। धारा 14 में पंचायतों के निष्पक्ष चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाएगा। या फिर धारा 17, ग्राम पंचायत के सरपंच SC ST OBC वर्ग का नहीं है तो उप सरपंच SC ST वर्ग के पंचों में से एक होगा। तो इसमें से कौन सा कथन सही है हमें देखना है। तो इसका जो धारा 8 है, कौन सी? इसकी जो धारा 8 है, ग्राम के लिए ग्राम पंचायत, खंड के लिए जनपद पंचायत तथा जिले के लिए जिला पंचायत का गठन किया जाएगा। धारा 8 में यह बताया गया है। इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993, हमने इसे डिटेल में देखा था। कब कब आया था? 29 दिसंबर को पेश, 30 को पारित, 25 जनवरी 1993 को लागू। ठीक है। राज्यपाल की स्वीकृति 24 जनवरी 1994 को। ये जो कार्यान्वयन है 25 जनवरी 1994 से लागू हो गया। मतलब धारा 8 हमें पंचायतों का गठन बताती है। धारा जो 14 है वो मतदान और उम्मीदवार होने की योग्यता बताती है तथा धारा 17 सरपंच और उप सरपंच का चुनाव बताती है। ठीक है। और जो धारा 6 है, धारा 6 ग्राम सभा की बैठक कम से कम 4 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल छोड़ दो, अप्रैल में हो जाएगी, मई जून छोड़ दो, जुलाई में हो जाएगी, अगस्त सितंबर छोड़ दो, अक्टूबर में हो जाएगी, नवंबर दिसंबर छोड़ दो, जनवरी में हो जाएगी। ये हमारा संशोधन हुआ था 2004 के संशोधन के बाद हुआ था। ठीक है। 2004 के संशोधन के बाद यह प्रक्रिया लाई गई। अगला हमारा क्वेश्चन है, ईद अक्ष का प्रारंभ मध्य प्रदेश में किस वर्ष से किया गया? 2011 में,
2014 में, 2018 में या फिर 2010 में? ईदक्ष ईदक्ष हमारा कब 2014 में इसका गठन किया गया। ठीक है। ईदक्ष ईदक्ष का जो संचालन वर्ष 2014 से प्रारंभ हो गया है। ठीक है। हम इसे याद कर लेंगे। तो दक्ष की उम्र क्या हो गई है? 14 साल हो गई है। दक्ष की उम्र कितनी हो गई है? 14 साल हो गई है। यह उसका उद्देश्य भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में संचालित ई गवर्नेंस और सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों के शासकीय अधिकारियों का संवेदनशील बनाना। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन से निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन से राज्यपाल पंचायती राज पर गठित अशोक मेहता समिति के सदस्य भी रहे हैं? ठीक है। मोहम्मद शफी कुरैशी, कुंवर मोहम्मद अली खां, के.एम. चांडी या सी.एम. पुनाचा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कुंवर मोहम्मद अली खां। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन एक बार और ध्यान से पढ़ लीजिए। ऐसे कौन से राज्यपाल है जो पंचायती राज पर गठित कौन सी अशोक मेहता समिति के सदस्य हैं? ठीक है। अशोक मेहता के कौन है? कुंवर मोहम्मद अली खां अशोक मेहता समिति के सदस्य भी थे। इनका जो कार्यकाल था, मध्य प्रदेश में तीसरा राष्ट्रपति शासन भी लगा था। हमने देखा कब कब लगा था? पहला सत्यनारायण, दूसरा पुनाचा और तीसरा कुंवर महमूद। अब आप सन बताइए किसका कब कब लगा था? पहला राष्ट्रपति शासन किस ईयर में लगा था, दूसरा राष्ट्रपति शासन किस ईयर में लगा था तथा तीसरा राष्ट्रपति शासन किस ईयर में लगा था? मोहम्मद जो शफी कुरैशी है वो इससे पहले बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं, भारत सरकार और नागरिक उड्डयन पर्यटन के मंत्री रह चुके हैं। ठीक है। जो शरीफ लोग हैं, शफी से जो नागरिक उड्डयन और पर्यटन के मंत्री, पर्यटन जो शरीफ लोग होते हैं वही पर्यटन पे जाते हैं। ठीक है। अगला है हमारा केम चांडी। केम चांडी देखो, च से चांदी, ड से पांडिचेरी, चांडी पांडी, चांडी पांडी होगा तो चांदी से पांडिचेरी के उपराज्यपाल रहे हैं, गुजरात के राज्यपाल। और जो भोपाल गैस त्रासदी के दौरान मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 2-3 दिसंबर 1981 में। कब हुई थी? 2-3 दिसंबर 1981। भोपाल गैस कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, संविधान सभा ने किस देश के संविधान का अनुसरण करते हुए राज्यपाल को नियुक्ति किए जाने की पद्धति को अपनाया था? ठीक है। मतलब इसमें पूछा गया राज्यपाल का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कनाडा। जो राज्यपाल है राज्यपाल को नियुक्त करने की पद्धति हमने कनाडा से ली है। 153 में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा और राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ केंद्र का प्रतिनिधि भी होता है। 155 में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। और 154 में हम एक बार एक काम कर लेते हैं, जो राज्यपाल है उससे संबंधित सारे आर्टिकल देख लेते हैं। 153 में क्या हो जाएगा हमारा? 153 में हो जाएगा राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक है। फिर आता है हमारा 154। 154 में हमारा हो जाएगा राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। ठीक है। 55 में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति। 56 इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये काम करेंगे। 57 में योग्यता है। ठीक है। देखो 153, 54, 55, 56, 57 में योग्यता है। इसे हम अभी ट्रिक से देख लेंगे। 58 में हमारी हो जाएगी
ठीक है। 58 में हमारा हो जाएगा राज्यपाल पद के लिए शर्तें। 59 में शपथ, और 60 नहीं है 61 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, और उसके बाद में 163 में सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था 53, 153 में राज्यपाल, ये हमें याद रह जाएगा। ठीक है। 54 में क्या है, शक्ति। 3 राज्यपाल है, उनके पास चार तरह की शक्ति है। कितनी तरह की है राज्यपाल के पास शक्ति? 4 तरह की शक्ति है। तो 54 में शक्ति। 55 में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। ठीक है। अब देखो 56 राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम कर रहा है, मतलब इसका कार्यकाल कितने 5-6 वर्ष का हो जाएगा, हम इसे याद कर लेंगे। 57 में हमने देखी थी इसकी योग्यता है। तो हम पूछेंगे राज्यपाल से कि आप में क्या योग्य है, तो राज्यपाल क्या बोलेगा, मुझे सताओ मत, मत सताओ, मेरी योग्यता मत पूछो, योग्यता पूछ के मुझे सताओ मत। तो योग्यता 7 में। 8 में हमने देखी थी शर्तें। इनको राज्यपाल होने के लिए कितनी शर्त होना चाहिए? 8 शर्त होना चाहिए। ठीक है। इससे अपन शपथ दिलवाएंगे तो क्या राज्यपाल बोलेगा नो, मुझे शपथ मत दिलवाओ, नो नो नहीं, तो नो में हो जाएगा शपथ। 161 में क्षमादान शक्ति। ठीक है। और 163 में हमने देखा था राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है। और जो 213 है, 213 में राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति हो जाएगी। तो ये राज्यपाल से संबंधित कुछ चीजें थी। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है 86वें नंबर का, राज्यपाल राज्य विधानसभा मंडल में एक या दोनों सदनों में समय समय पर सत्र आहूत करता है। यह राज्यपाल को किस प्रकार की शक्ति देता है? देखो, विधानमंडल की बात हो रही है, राज्य विधानमंडल में एक या दोनों सदनों में समय समय पर सत्र आहूत करना। सत्र आहूत करना राज्यपाल की किस शक्ति में? देखो, विधायी शक्ति, विवेकाधीन शक्ति तो हो नहीं सकती। न्यायिक शक्ति मतलब कोर्ट वगैरह से सारी चीजें होगी, जब कोर्ट वाली शक्ति होगी। न्यायपालिका भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा विधायी शक्तियां। ठीक है। तो 174 में विधायी शक्ति दी गई हुई है। विधायी शक्ति में बताया गया है 174 में, राज्य का विधायिका का सत्रावसान और उसको भंग करने का अधिकार है 174 में। 213 भी हम देख चुके थे। अध्यादेश जारी करना मतलब राज्य सूची और संवर्धित सूची के विषय पर। 175 में राज्यपाल का राज्य विधायिका के किसी एक सदन अथवा दोनों सदन में संबंधित अथवा संदेश का अधिकार। 176 में राज्यपाल द्वारा विशेष संबंध। ठीक है। 86 का हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है राज्यपाल के संवैधानिक पद की एक विशेष गरिमा होती है। राज्य सरकार के मार्गदर्शक तथा हमारे संघीय ढांचे की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में राज्यपाल अपना निरंतर योगदान देते हैं। राज्यपाल की जनता राज्यपालों को आदर्शों और मूल्यों के कस्टोडियन के रूप में दिखाती है। यह कथन राज्यपाल के संदर्भ में किसने कहा था? ठीक है। महात्मा गांधी, रामनाथ कोविंद, एपीजे अब्दुल कलाम या प्रणब मुखर्जी। तो ये हमारा कहा था रामनाथ कोविंद जी ने। रामनाथ कोविंद जी द्वारा कहा गया कि राज्यपाल के संवैधानिक पद की एक विशेष गरिमा होती है। राज्य सरकार मार्गदर्शक तथा हमारे संघीय ढांचे में कड़ी के रूप में काम करता है। राज्य की जनता राज्यपालों को आदर्शों और मूल्यों के कस्टोडियन के रूप में देखती है। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित मुख्यमंत्री में से कौन सी प्रसिद्ध लाल किला मुकदमा लड़ने के लिए वाले वकीलों में शामिल थे? द्वारका प्रसाद मिश्र, रविशंकर शुक्ल, कैलाशनाथ काटजू या भगवंतराव मंडलोई। तो लाल किला का मुकदमा किसने लड़ा था? रविशंकर ने लड़ा था। अब हम इसे कैसे याद करेंगे? किले पे कौन रहते हैं? शंकर भगवान रहते हैं। किला कौन सा? बर्फ के किले पे रहते हैं। हमेशा ट्रिक बना के याद कर रहे हैं सिर्फ। टीले पे कौन? रविशंकर भगवान रहता है, तो रविशंकर शुक्ल ने, सॉरी कैलाशनाथ काटजू ने।
कौन ने मुकदमा लड़ा था? 88 का सीए जाएगा हमारा, कैलाशनाथ काटजू ने। मैं ये बोल रहा था जैसे लाल किला, किला कहाँ बनेगा? कैलाश पर्वत पर बनाया हमने, और वहां कौन रहते हैं? शिव रहते हैं। तो कैलाशनाथ किला, लाल किला, ठीक है, ऐसे जोड़ लेंगे हम। कैलाशनाथ काटजू का जन्म 31 जनवरी, मतलब ये जो मुख्यमंत्री है 1957 से 1958 तक रहे हैं। और दूसरा इसका कार्यकाल 15 अप्रैल 1957 से 11 मार्च 1962 का रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये INA फौजियों की ओर से जो लाल किला मुकदमा इन्होंने लड़ा था, राज्यपाल 947 से 948, उड़ीसा के 948 से 951, और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे 47-48 में कहा उड़ीसा के, और 48 से 51 तक पश्चिम बंगाल के। केंद्रीय गृह और विधि मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री भी रहे हैं ये। अगला हमारा 89वां क्वेश्चन है, राज्यपाल की कार्यपालिका में शामिल है। कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है? देखो, राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद होती है, तथा महाधिवक्ता होता है। कौन कौन होता है? अब किसमें ये ऑप्शन? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य महाधिवक्ता। तो 89 का हमारा सी हो जाएगा। कौन कौन शामिल होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। राज्य के शासन व्यवस्था भाग 6 में 152 से 237 तक है। भाग 6 संविधान, राज्यों का संविधान कहा जाता है भाग 6 को। राज्यों की विधायिका, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहाँ अस्तित्व हो। सॉरी, निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों को उनके सही क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। राजा नरेश सिंह, गोविंद चंद, प्रकाश चंद्र सेठी या श्यामाचरण शुक्ल। इनको हमें सही क्रम में जमाना है। देखो, हमने इसकी ट्रिक बना के याद करी थी। क्या ट्रिक थी? रवि भगवान, कैलाश भगवान, क्या थी? रवि भगवान, कैलाश भगवान, ठीक है। उसके बाद में द्वारका, देखो लिख लेते हैं अपन, रवि भगवान, इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं, रवि भगवान, कैलाश भगवान, ठीक है। द्वारका गोविंद, द्वारका गोविंद। और देखो इसमें से अभी कौन सा सीधे गोविंद आया है, तो जी मतलब 2 पहले में आएगा, 2 पहले में कौन सा? 1 में ही है, ठीक है। तो इसे हम एलिमिनेट कर देते हैं। रवि भगवान, कैलाश भगवान, द्वारका गोविंद, राजा नरेश, ठीक है। फिर हमने याद करा था श्यामाचरण शुक्ल, ठीक है। श्याम प्रकाश श्याम। फिर हमारा लग गया था राष्ट्रपति शासन, ठीक है। पहला जो राष्ट्रपति शासन है 1977 में लगा था, 29 अप्रैल को, ठीक है। फिर राष्ट्रपति शासन के बाद आया था हमारे कैलाशवीर सुंदर, ठीक है। तो कैलाश चंद्र जोशी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा और सुंदरलाल बटवा के बाद में फिर हमारा शासन लगा था 1880 को, सॉरी 1980 को, ये होगा। फिर इनके बाद में अर्जुन मोती, फिर श्यामाचरण शुक्ल, फिर सुंदरलाल। फिर हमारा तीसरा राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1992 में 16 दिसंबर को, ठीक है। फिर इसके बाद में दिग्विजय उमा बाबू, दिग्विजय की उमा बाबू। फिर शिवराज, 3 बार शिवराज, फिर कमलनाथ आए थे, फिर शिवराज, और अब वर्तमान में मनमोहन सिंह, ठीक है। तो ये ट्रिक से हमने याद भी करा था। तो सबसे पहला हमारा क्या जाएगा? गोविंद, 1 का 2, पहले का 2 मतलब 1 में ही है, तो 2 1 4 3 हो जाएगा। गोविंद नारायण सिंह 1967 से 1969 तक, मतलब 1967 से 69 तक।
नरेश सिंह पहले आदिवासी मुख्यमंत्री 1969 से 1969 तक। ठीक है। श्यामाचरण शुक्ल 1969 से 1972। प्रकाश चंद्र सेठी 1972 से 1972। ठीक है, इनका कार्यकाल रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है 91। निम्न जानकारी में किस मुख्यमंत्री तीसरे ऐसे मुख्यमंत्री जिनका जन्म राज्य के बाहर हुआ, गोवा मुक्ति आंदोलन में भाग लिया और भारतीय मजदूर संघ? मोतीलाल वोरा, बाबूलाल गौर, द्वारका प्रसाद मिश्र या फिर राजा नरेश सिंह? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बाबूलाल गौर, जो कि नागौर जिला प्रतापपुर में है। इनका जो उपनाम है बुलडोजर के नाम से जानते हैं, बासे बाबू और बासे ही बुलडोजर। बाबू सबका बुलडोजर होता है। ठीक है, तो बासे बाबू और बासे बुलडोजर। 2004 से 2005 तक इनका कार्यकाल रहा है। मध्य प्रदेश के जिनका जन्म तीसरे ऐसे मुख्यमंत्री है जिनका जन्म राज्य के बाहर हुआ, गोवा मुक्ति आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था, भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। ठीक है, 92 का अगला हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन सी विधानसभा में सर्वाधिक नेता प्रतिपक्ष की संख्या रही है? तो जो हमारी चौथी विधानसभा थी 1967 से 72 तक, इसमें लगभग 4 नेता प्रतिपक्ष रहे। इनको भी हमने ट्रिक बना के देखा था। वीरेंद्र कुमार सकलेचा, श्यामचरण शुक्ल, द्वारका प्रसाद और बसंत। ठीक है, वीर को ने श्याम मतलब कृष्ण भगवान कहाँ रहते हैं? द्वारका में रहते हैं, और द्वारका में रहेंगे तो कृष्ण भगवान सदा आशीर्वाद बनाए रखते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा के एकमात्र अध्यक्ष जिनका जन्म भारत से बाहर हुआ? क्या पूछा है? अध्यक्ष पूछा है। तो श्रीनिवास तिवारी, गुलशेर अहमद, यज्ञदत्त शर्मा या ईश्वरदास रोहिणी? ठीक है, भारत से बाहर की पूछ रहे तो जो ईश्वरदास रोहिणी है। ईश्वर है, ईश्वर भारत में तो जन्म लेगा नहीं। भारत से बाहर मतलब ब्रह्मांड में है, भारत में नहीं है, ब्रह्मांड में है। ऐसा हम ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। तो ईश्वर कहाँ है? बाहर है, भारत से बाहर है। ठीक है, ये तो ईश्वरदास रोहिणी हो जाएगा। इनका जन्म 30 जून 1946 को कराची पाकिस्तान में हुआ था। 12वीं 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। 1999 और 5 दिसंबर 2003 तक सभापति भी रहे हैं, विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे, सॉरी। अगला हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर व इंदौर खंडपीठ को किस धारा के अंतर्गत स्थायी रूप प्रदान किया गया है? कौन सी धारा है? तो 94 है, 94 का जाएगा 51 की धारा 2। 28 नवंबर 1968 को हमने देख चुके थे, राष्ट्रपति जाकिर हुसैन द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51 की उपधारा 2 के तहत अनुसार इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ को स्थायी रूप प्रदान किया गया था। ये हम पहले देख चुके थे। अगला हमारा क्वेश्चन है 95। भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श से होती है? तो अभी हमने देखा था कि जो आर्टिकल 217 है, ठीक है, 217 ए के अनुसार जो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श से करेगा। किससे करेगा? संबंधित राज्य के राज्यपाल से। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। वही लिखा हुआ जो भी हमने पढ़ा 217(1) में, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। 96 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, 2004 के अनुसार ग्राम सभा की बैठक के लिए क्या कोरम होना चाहिए? पहले तो हमने देखा था बैठक, अभी बताया था 4 बैठक अनिवार्य कर दी, पहले ज्यादा थी। तो इसमें जो कम से कम कितने 500 सदस्य और 1/10वां भाग, इससे पहले जो 2001 का अधिनियम था उसमें 1/20 भाग था। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम संशोधन 2000 के अनुसार अध्याय 2 में ग्राम सभा
धारा 6(2) में ग्राम सभा में प्रत्येक बैठक की गणपूर्ति ग्राम सभा के कुल सदस्यों की संख्या के 10वें भाग अर्थात 1/10 और 500 सदस्य जो भी कम हो से कम नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश ग्राम स्वराज व्यवस्था कब लागू की गई? तो यह 21 जनवरी 2001 को लागू की गई। ग्राम स्वराज व्यवस्था मतलब ग्राम में हमें 1 नंबर पे रहना है, तो ग्राम स्वराज व्यवस्था मतलब 1। ठीक है। 21 जनवरी 2001 को मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 में संशोधन कर इसे पंचायत राज संशोधन अधिनियम 2001 का नाम दिया। संशोधित अधिनियम के उद्धरण पंचायती राज संस्थानों में पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज शब्दों का प्रयोग किया। प्रभावी तिथि मतलब ये लागू कब से हुआ? 26 जनवरी 2001 से। 98 का हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम 2004 के अनुरूप ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक स्थायी समिति है। ग्राम सार्वजनिक, ग्राम स्वास्थ्य, ग्राम कृषि या फिर ग्राम विकास? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, देखो ग्राम में सार्वजनिक संपदा तो होती है, कृषि भी सभी के पास होती है, स्वास्थ्य भी देखते हैं, लेकिन सबसे मुख्य उद्देश्य ग्राम विकास समिति। जो 2001 थे, 2001 में लगभग 8 समिति थी, और लेकिन जो 2004 है में जो संशोधन हुआ, हम जब से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें सभी को हटाकर सिर्फ 2 समिति रखी गई। इसमें पहली है ग्राम निर्माण समिति, कौन सी? ग्राम निर्माण समिति, और दूसरी ग्रामीण विकास समिति। ठीक है। इसकी डिटेल मध्य प्रदेश 2004 के अनुसार 7 है। स्थायी समिति एवं अस्थायी समिति। ग्राम पंचायत अपने कार्यों को और दायित्वों के निर्वहन हेतु ग्राम सभा में निम्नलिखित स्थायी समितियों का गठन करेगा। ग्राम निर्माण तथा ग्राम विकास। 2001 के अनुसार 8 अस्थायी समितियां थी, जिन्हें 2004 में संशोधन कर केवल 2 स्थायी समिति बना दिया गया। ग्राम पंचायत के सरपंच ग्राम निर्माण समिति के एवं ग्राम विकास समिति के प्रधान अध्यक्ष होंगे। आज का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी में बहुत सारा बल था। महात्मा गांधी में क्या था? बहुत बल था। तो महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? जबलपुर में स्थित है। पहले इसका नाम राज्य ग्रामीण विकास संस्थान ही था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी 125वीं जयंती पर 2 अक्टूबर को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी कर दिया गया। महात्मा गांधी में क्या है? बल है। जबलपुर में इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। जल एवं मृदा विज्ञान वाल्मीकि संस्थान कहाँ? भोपाल में है। बाली इंदौर में। संजय गांधी युवा पचमढ़ी में। सुंदरलाल पटवा राष्ट्रीय नगरीय प्रबंधन संस्थान कहाँ? भोपाल में स्थित है। ठीक है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन और इस टेस्ट सीरीज का भी लास्ट क्वेश्चन है, सुशासन के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश सरकार ज्ञानदूत परियोजना का प्रारंभ कहाँ किया गया? ज्ञान की क्या हमारे यहाँ धारा बहती है, तो ज्ञानदूत परियोजना धार में स्थित है। ज्ञानदूत सरकार के से नागरिक इंट्रानेट आधारित सेवा पोर्टल है। यह कब? जनवरी 2000 में धार जिले से ज्ञानदूत नवोन्मेषी अद्वितीय और रचनात्मक ई शासन विचार है। अन्य भूमि परियोजना वो कर्नाटक सरकार द्वारा भूमि डिजिटीकरण से संचालित है। तो इस वीडियो में हमने 81 से 100 तक क्वेश्चन देखे तथा उन्हें ट्रिक के माध्यम से तथा एडिशनल जानकारी भी देखी, और यह आज हमारी यूनिट 5 जिसमें एमपी जियोग्राफी थी वो कंप्लीट कर चुके हैं। इसके हम एमपी पॉलिटी कंप्लीट कर चुके थे। अब इसमें बची है इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी बची है। आज ज्योग्राफी पढ़ी तो बार बार ज्योग्राफी आ रहा है। इंडियन पॉलिटी बची है, वो भी हम जब भी इसकी टेस्ट सीरीज का सॉल्व करेंगे उसे भी ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। इसके बाद हम कल से यूनिट 10 अर्थात जनजातियां उठाएंगे तथा उन्हें भी ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे, बड़ी आसानी से हम फैक्ट भी याद करेंगे। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो? आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और कहाँ क्या सुधार हो सकती है यह भी बताइएगा।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।